हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किस प्रकार से वर्क करता है, इसमें इसका इंटरनल कंपोनेंट्स क्या क्या रहता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है, इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का एक कमेंट आया था कि सर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पे एक वीडियो बनाइए, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। और अभी तक जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए हैं और मेंबरशिप में अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेंबरशिप में आपको फ्रेंड्स एक फ़ायदा मिलेगा कि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए और पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट हो तो आप उस पर कमेंट कीजिए, मैं आपको मैसेज करूँगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को हम लोग पिस्टन कंप्रेसर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलेंडर और पिस्टन का यूज़ करके हम लोग एयर का प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये पिस्टन कंप्रेसर है, ए टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है, मींस जितना ये एयर सक करता है उतना ही एयर ये डिस्चार्ज करता है। जैसे आप फ्रेंड लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था स्क्रू एयर कंप्रेसर। स्क्रू एयर कंप्रेसर भी एक टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर था ये। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है दैट यूजेज ए क्रैंक शाफ्ट ड्रिवन पिस्टन एंड सिलेंडर टू कंप्रेस एयर। इसमें आपका एक सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट होता है। सिलेंडर है और आपका एक पिस्टन होता है। पिस्टन आपका कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ द क्रैंक शाफ्ट पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, और उसी से आपका एयर का प्रेशर इंक्रीज होता है। These compressors work on the principle of reciprocation, means a back and forth motion which reduces the volume of air and thereby increasing its pressure. देखिए, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या होता है, आपका बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द पिस्टन होता है विद इन द सिलेंडर्स, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। उसी से क्या होता है, जब आपका एयर को सक करेगा तो पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, एक बार सक्शन होगा, फिर पिस्टन क्या करेगा सिलेंडर के अंदर और उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा और एयर का प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो फ्रेंड, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का अगर हम लोग कंपोनेंट्स देखें कि क्या क्या कंपोनेंट्स अगर उसमें होता है, तो पहले आपका होता है क्रैंक केस, सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट होता है, कनेक्टिंग रॉड होता है, वाल्व्स होता है, वाल्व्स मतलब आपका सक्शन वाल्व्स एंड डिस्चार्ज वाल्व्स होता है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम्स होता है, कूलिंग सिस्टम होता है एंड आपका रिसीवर टैंक होता है। इतना सारा इसका कंपोनेंट होता है। तो थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली डिस्कस करते हैं इस सारे कंपोनेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स क्रैंक केस। क्रैंक केस क्या होता है, देखिए ये आपका कोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होता है। ये आपका कोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होता है, मीन्स इट हाउसिंग एंड सपोर्टिंग लाइक इंटरनल मूविंग पार्ट्स। आपका क्या क्या, जैसे क्रैंक शाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, पिस्टन्स हो गया, सब को ये हाउसिंग करके रखता है। मीन्स क्रैंक केस क्या होता है कि आपका ये हाउसिंग एंड सपोर्ट करता है किसको, आपका इंटरनल मूविंग पार्ट। इंटरनल मूविंग पार्ट आपका क्या है, आपका पिस्टन मूव कर रहा है, कनेक्टिंग रॉड है, आपका क्रैंक शाफ्ट है, ये आपका पिस्टन है, सभी को ये हाउसिंग करके रखता है। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज ए सील्ड चेंबर। ये आपको एक सील्ड चेंबर की तरह वर्क करता है, प्रोटेक्टिंग द मूविंग पार्ट्स लाइक डर्ट, मॉइस्चर एंड अदर कंटामिनेंट्स। ये आपका एक सील्ड चेंबर होता है जिसमें कि आपका जो इंटरनल मूविंग पार्ट को आपको प्रिवेंट करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेरिक जो आउटसाइड एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट है, से आपका जैसे डस्ट हो गया या मॉइस्चर हो गया या अदर कंटामिनेंट को इंटर करने से ये रोकता है। केस ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट फॉर द लुब्रिकेशंस। It prevent the oil from being forced past sealed and ensuring the proper lubrication of the internal parts. देखिए, क्रैंक केस में क्या होता है कि आपका एक कंट्रोल्ड लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि आपका ऑयल, इट ऑल्सो प्रिवेंट द ऑयल फ्रॉम बीइंग फोर्स पास्ट द सील। सील से होके आपका बाहर ना निकल जाए, ताकि आपका जो भी इसमें मूविंग पार्ट है, मूविंग पार्ट का प्रॉपर लुब्रिकेशन सिस्टम मिल सके उसको। इट इंश्योर्स द प्रॉपर लुब्रिकेशन ऑफ द मूविंग पार्ट्स। तो क्रैंक केस आपका क्या है, बेसिक कोर स्ट्रक्चर्स है। फ्रेंड्स, सेकेंड जो मेन कंपोनेंट आपका सिलेंडर।
देखिए सिलेंडर क्या है, सिलेंडर इज द मेन चेंबर वेयर द गैस और एयर इज कंप्रेस्ड। सिलेंडर आपका मेन चेंबर्स होता है जहाँ पे गैस आपका एक्चुअली में कंप्रेस होता है। तो सिलेंडर के अंदर क्या रहता है, इट हाउसेज द रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन और द प्लंजर्स। क्या करता है कि सिलेंडर के अंदर आपका रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन या प्लंजर होता है which moves back and forth drawing in gas on one stroke and compressing it on the next stroke। क्या होता है कि सिलेंडर क्या होता है कि एक्चुअल चैम्बर्स है जहाँ पे आपका गैस कंप्रेस होता है। सिलेंडर के अंदर आपका पिस्टन होता है, जो पिस्टन जो होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, पिस्टन हो या प्लंजर हो इसका एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। मीन्स ये पिस्टन जो होता है बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। इसके एक स्ट्रोक में आपका गैस सिलेंडर के अंदर सक्शन होता है, नेक्स्ट स्ट्रोक में उसी गैस को कंप्रेस करके प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। तो सिलेंडर जो आपका होता है इट इज़ बिल्ट टू विथस्टैंड हाई प्रेशर and is often made from the durable materials like cast iron और stainless steel। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिलेंडर में हाई प्रेशर लग आता है, इसलिए इसको ड्यूरेबल मटेरियल से बनाया जाता है, जो कि आपका कास्ट आयरन से हो या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। तो सिलेंडर कैन बी सिंगल एक्टिंग और द डबल एक्टिंग। आपका सिलेंडर सिंगल एक्टिंग भी हो सकता है, डबल एक्टिंग भी हो सकता है। मीन्स अगर सिंगल एक्टिंग है तो एक स्ट्रोक में आपका गैस सक्शन करेगा, नेक्स्ट स्ट्रोक में उसको डिस्चार्ज करेगा। अगर आपका डबल एक्टिंग होगा तो इसमें क्या होता है कि आपका पिस्टन के दोनों एंड में आपका सक्शन होगा एंड कंप्रेशन होगा। मीन्स अगर आपका अगर पिस्टन इस टाइप से मूव कर रहा है तो इसके एक एंड में आपका गैस का सक्शन हो रहा है, बट उसके अपोजिट एंड में गैस का कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, फिर जैसे ही इसका फोर्थ मोशन हुआ तो जो गैस पहले स्ट्रोक में सक्शन किया था उसको ये डिस्चार्ज करेगा और दूसरे एंड से आपका ये सक्शन करेगा। तो ये कंटिन्यूअस, जैसे आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है वो इंटरमिटेंट फ्लो के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उसको कंटिन्यूअस फ्लो हो इसका अरेंजमेंट करने के लिए क्या होता है कि आपका डबल एक्टिंग बनाया जाता है कि ताकि आपका गैस का डिस्चार्ज आपका कंटिन्यूअस होता रहे। तो सिलेंडर ऑफन हैव कूलिंग अरेंजमेंट्स लाइक वाटर जैकेट। सिलेंडर पे आप देखिएगा फ्रेंड एक वाटर जैकेट बना रहता है, या सिलेंडर दिखेगा आपका फिन्स आपको निकला रहेगा। ये क्यों दिया जाता है वाटर जैकेट और द फिन्स? क्योंकि आपका जब कंप्रेशन होता है, जब गैस का कंप्रेशन होता है इट इन्वॉल्व्स ह्यूज टेम्परेचर राइज। तो टेम्परेचर राइज बहुत करता है, तो उसी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपका वाटर जैकेट कूलिंग कहीं कहीं रहता है। मैक्सिमम केस में आपका वाटर जैकेट ही रहता है और कहीं कहीं आपका फिन्स दे दिया जाता है। फिन्स देने का मतलब क्या होता है कि आप यू हैव इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सरफेस एरिया, हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया को आप इंक्रीज कर रहे हैं। ज़्यादा फिन्स होगा तो ज़्यादा हीट ट्रांसफर एरिया होगा, तो जो भी टेम्परेचर राइज होगा वो आपका लिबरेट करता रहेगा। तो सिलेंडर में आपका कूलिंग अरेंजमेंट भी रहता है। एंड थर्ड कंपोनेंट है आपका पिस्टन। देखिए इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन कंप्रेसिंग एयर। पिस्टन ही तो सिलेंडर के अंदर एयर को कंप्रेस करके प्रेशर को इंक्रीज करता है। It moves back and forth within a cylinder, drawing air in one stroke and then compressing it in another stroke। पिस्टन ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एयर कंप्रेशन में। क्या होता है कि पिस्टन का ही सिलेंडर के अंदर बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। बैक किया तो सक्शन होता है, वन स्ट्रोक में आपका सक्शन किया। अगर सिंगल एक्टिंग है तो अगर एक्टिंग है तो एक स्ट्रोक में आपका सक्शन होता है, दूसरे स्ट्रोक में आपका डिस्चार्ज होता है। बट अगर डबल एक्टिंग होगा तो दोनों एंड में आपका सक्शन और डिस्चार्ज होता रहेगा। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है कि पिस्टन के अगर सिंगल स्ट्रोक है तो पिस्टन के एक साइड में आपका सक्शन होगा, दूसरे फिर वो पिस्टन कंप्रेस करेगा तो फिर डिस्चार्ज होगा। बट डबल एक्टिंग में पिस्टन के दोनों एंड में सक्शन और डिस्चार्ज कंटिन्यूअस होता रहता है। ठीक है, और इसका जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कैसे होता है, पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कौन प्रोवाइड करता है? तो दिस रेसिप्रोकेटिंग मोशन ड्रिवन बाय क्रैंक साफ्ट। एक आपका क्रैंक साफ्ट होता है एंड द कनेक्टिंग रॉड होता है। जैसे क्रैंक साफ्ट है, क्रैंक साफ्ट से आपका पिस्टन रॉड है, पिस्टन रॉड आपका क्रैंक कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड रहता है। मीन्स पिस्टन कहीं कहीं आपका पिस्टन और क्रैंक साफ्ट के बीच में आपका कनेक्टिंग रॉड होता है। जैसे आप मोटर चलाते हैं तो क्रैंक साफ्ट मूव करता है, क्रैंक साफ्ट मूव करता है तो rotating motion of the crankshaft is transferred to the reciprocating motion of the piston via
connecting rod. Piston of the reciprocating compressor is often made of materials like aluminum or the cast iron. Piston जो होता है either एल्युमिनियम का बना रहता है या आपका कास्ट आयरन का बना रहता है. एक पिस्टन रिंग होता है फ्रेंड्स. पिस्टन रिंग इज यूज्ड टू इंश्योर द टाइट सील बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर. पिस्टन एंड सिलेंडर के बीच में पिस्टन के चारों तरफ एक पिस्टन रिंग्स दे दिया जाता है टू प्रिवेंट द एयर लीकेज ड्यूरिंग द कंप्रेशन. आपका क्या होता है कि देखिए पिस्टन आपका रोटेट कर रहा है और सिलेंडर, तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो थोड़ा सा गैप रहता है उसी गैप को फिल करने के लिए पिस्टन रिंग का यूज़ किया जाता है. पिस्टन रिंग का यूज़ करने से क्या होता है कि जब आपका एयर कंप्रेस कर रहे हैं तो एयर का प्रेशर इंक्रीज होता है, तो देयर मे बी ए चांस ऑफ एयर लीकिंग बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर वॉल्स. तो एक टाइट सील प्रोवाइड करता है आपका पिस्टन रिंग्स होता है. ठीक है, आपका पिस्टन के लुब्रिकेशन के लिए, क्योंकि आपका पिस्टन और सिलेंडर में जब रिलेटिव मोशन होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन एंड बियर एंड टीयर होने का चांस रहता है. तो टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड द बियर, लुब्रिकेटिंग ऑयल इज प्रोवाइडेड बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर वॉल्स. ऐसे आपका ऑयल फ्री कंप्रेसर भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आपका क्या होता है कि आपका ऑयल का यूज़ करके हम लोग जो फ्रिक्शन प्रोवाइड हो रहा है, जो आपका सिलेंडर एंड सिलेंडर वॉल में पिस्टन के बीच में जो आपका फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल का भी यूज़ करते हैं. ठीक है, पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कनेक्टिंग रोड. कनेक्टिंग रॉड जो होता है वो पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट करता है और पिस्टन रॉड ही आपका कन्वर्ट करता है रोटेटिंग मोशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट इनटू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन्स. क्योंकि क्रैंक शाफ्ट का रोटेटिंग मोशन होता है, क्रैंक शाफ्ट इज रोटेट बाय द इलेक्ट्रिक मोटर्स. इलेक्ट्रिक मोटर होता है उससे क्रैंक शाफ्ट आपका रोटेट करता है. क्रैंक शाफ्ट का रोटेटिंग मोशन होता है, तो क्रैंक शाफ्ट का एक एंड आपका पिस्टन के से कनेक्टेड रहता है थ्रू द कनेक्टिंग रॉड. तो जैसे आपका क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो आपका कनेक्टिंग रॉड रोटेटिंग मोशन को ट्रांसफर कर देता है पिस्टन को और पिस्टन बैक एंड फोर्थ मोशन करने लगता है. फ्रेंड, नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका कनेक्टिंग रॉड. कनेक्टिंग रॉड इज अ वाइटल कंपोनेंट्स दैट ब्रिजेस द पिस्टन एंड द क्रैंक शाफ्ट. पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट के बीच एक ब्रिज का ये काम करता है कनेक्टिंग रॉड्स. It plays a crucial role in converting the piston's reciprocating motion into the crankshaft rotational motion. जैसे आपका मोटर चलता है, मोटर जब आपका रन करता है तो क्या होता है, आपका क्रैंकशाफ्ट में रोटेटिंग मोशन आता है. तो रोटेटिंग मोशन को ट्रांसफर करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन को कौन, आपका कनेक्टिंग रॉड है. नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्रेंड्स आपका क्रैंकशाफ्ट. देखिए क्रैंक शाफ्ट क्या करता है कि इट कन्वर्ट द रोटेशनल मोशन ऑफ द मोटर इनटू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन वाया द कनेक्टिंग रॉड. क्रैंक शाफ्ट इज द प्राइमरी रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ द कंप्रेसर. कंप्रेसर का जो प्राइमरी रोटेटिंग शाफ्ट जो होता है वो क्रैंक शाफ्ट होता है एंड इट कन्वर्ट द रोटेशनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर्स. इट कन्वर्ट द रोटेशनल या रोटेटिंग मोशन ऑफ द electric motor into the reciprocating or the linear motion of the piston via the connecting rod and the cross head. ठीक है फ्रेंड्स, and it is designed to handle the high mechanical load. इसमें मैकेनिकल लोड जर्किंग बहुत आपको लगेगा, क्योंकि पिस्टन आपका वर्क कर रहा है, एयर को कंप्रेस कर रहा है, तो पिस्टन पे एक हैवी लोड लग रहा है और उस लोड को पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट में ट्रांसफर करता है. इसलिए क्रैंक शाफ्ट इज डिजाइन टू हैंडल द हाई मैकेनिकल लोड और इसलिए क्रैंक शाफ्ट जनरली आपका फोर्स्ड स्टील से बनाया जाता है ताकि ये हाई मैकेनिकल लोड को भी हैंडल कर सके. जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका वाल्व्स, मींस सक्शन वाल्व्स एंड द डिस्चार्ज वाल्व्स. बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इस वाल्व्स का. देखिए दीज आर क्रूशियल फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ गैसेस और एयर इनटू एंड आउट ऑफ द सिलेंडर्स. ये जो वाल्व्स जो होता है वो गैस के फ्लो का या एयर के फ्लो को कंट्रोल करता है इनटू द सिलेंडर्स एंड आउट ऑफ द सिलेंडर्स. देखिए कैसे कंट्रोल करता है. देखिए पहले आपका आता है इसमें सक्शन वाल्व्स. सक्शन वाल्व्स का जो प्राइमरी फंक्शन होता है टू अलाउ द गैस इनटू द सिलेंडर्स ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक्स. ठीक है, सक्शन वाल्व के थ्रू आपका गैस एटमॉस्फेरिक एयर आपका सिलेंडर के अंदर सक करता है. तो सिलेंडर आपका सक
सक्शन वाल्व ओपन कैसे होता है? तो दिस वाल्व्स इज ओपन्ड ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंशियल क्रिएटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन एंड क्लोजेस व्हेन द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इंक्रीजेस। क्या होता है कि एज द पिस्टन मूव्स अवे फ्रॉम द सिलेंडर्स हेड, जैसे जैसे पिस्टन का मूवमेंट सिलेंडर हेड से दूर जाता है, इट क्रिएट्स अ वैक्यूम, मीन्स इट क्रिएट ए लो प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर्स। सिलेंडर के अंदर आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जबकि आपका सिलेंडर के बाहर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट सिलेंडर के अंदर आपका वैक्यूम मीन्स लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। ठीक है, तो दिस प्रेशर डिफरेंस, तो आपका जो सक्शन वाल्व पे आपका प्रेशर डिफरेंस हो गया, सक्शन वाल्व में आपका एक साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दूसरे साइड आपका लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो दिस प्रेशर डिफरेंसेस अलोंग विथ द स्प्रिंग लोड ऑन द सक्शन वाल्व्स ओवरकम द वाल्व्स रेसिस्टेंस causing it to open। तो ड्यू टू आपका क्या होता है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, आपका बाहर में सक्शन वाल्व के एक साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दूसरे साइड आपका वैक्यूम हो गया, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस के कारण स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में आपका वर्क करता है और सक्शन वाल्व को लिफ्ट कर देता है। जैसे आपका सक्शन वाल्व ओपन होता है तो क्या होता है कि आपका एयर सक करना शुरू करता है इनसाइड द सिलेंडर्स। आपका सक किया, जब पिस्टन एक एंड में चला जाता है, जब आपका सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, तब तक आपका एयर सक कर रहा है। जैसे ही पिस्टन नेक्स्ट स्ट्रोक में पिस्टन जैसे ही एयर को कंप्रेस करना शुरू किया, तो अब क्या होता है, एयर का प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इंक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा हो गया, जैसे ही आपका पिस्टन क्या किया, गैस को कंप्रेस करता है, तो अंदर का प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। और एज सुन एज जैसे ही आपका प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हुआ, सक्शन वाल्व को क्लोज कर देता है, फिर आपका सक्शन वाल्व बंद हो जाता है। अब इसमें सक्शन वाल्व बंद है, डिस्चार्ज वाल्व तो आपका पहले से ही बंद था, क्या होता है, एयर का प्रेशर बढ़ने लगता है। आपका डिस्चार्ज वाल्व होता है। देखिए, डिस्चार्ज वाल्व इन ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एक्ट लाइक ए चेक वाल्व, ये चेक वाल्व की तरह काम करता है, मीन्स ये एक डायरेक्शन में ही एयर के फ्लो को अलाउ करता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्सल ऑफ द कंप्रेस्ड एयर इनटू द सिलेंडर इसको प्रिवेंट कर देता है। मीन्स सिलेंडर से आपका डिस्चार्ज लाइन में कंप्रेस्ड एयर को फ्लो करेगा, बट आपका डिस्चार्ज लाइन से कंप्रेस्ड एयर आपका सिलेंडर के अंदर अलाउ नहीं करेगा ये, तो इट एक्ट लाइक ए चेक वाल्व होता है। इसका फंक्शन का क्या है, इट अलाउ टू रिलीज द कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम द सिलेंडर इनटू द डिस्चार्ज लाइन व्हेन द डिजायर्ड प्रेशर इज अचीव्ड। क्या होता है कि आपका डिस्चार्ज वाल्व है, डिस्चार्ज वाल्व आपका किससे कनेक्टेड है, डिस्चार्ज लाइन से। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज वाल्व आपका ओपन कब होगा, जब आपका मान लीजिए कि कंप्रेशन स्ट्रोक, जब पिस्टन आपका मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सिलेंडर हेड, मीन्स वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, तो एयर का प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है। जब प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर आपका डिस्चार्ज लाइन के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, मीन्स आपका डिस्चार्ज वाल्व के एक साइड में आपका डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर है, दूसरे साइड में आपका कंप्रेसर का प्रेशर है, या सिलेंडर का प्रेशर है। जब सिलेंडर का प्रेशर आउटसाइड जो डिस्चार्ज लाइन के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, तो डिस्चार्ज वाल्व आपका ओपन हो जाएगा एंड टू रिलीज द कंप्रेस्ड एयर इनटू द डिस्चार्ज लाइन। तो डिस्चार्ज वाल्व आपका क्लोज कब होगा, जब सिलेंडर के अंदर का प्रेशर डिस्चार्ज लाइन से, जो आउटसाइड में जो डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन के प्रेशर से जब सिलेंडर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज कर देगा। तो सिंपल फंडा है। अगर कोई आपसे पूछे कि कंप्रेशन के समय डिस्चार्ज वाल्व ओपन कब होता है, देखिए जब पिस्टन को हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द सिलेंडर हेड, तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता है और गैस का प्रेशर इंक्रीज होता है। अभी तक आपका डिस्चार्ज वाल्व क्लोज है। जैसे ही सिलेंडर के अंदर का गैस प्रेशर या एयर प्रेशर बाहर में जो डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, तो डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाता है और एयर को रिलीज कर देगा, कंप्रेस्ड एयर को, कहाँ, डिस्चार्ज लाइन में। फिर जैसे ही आपका कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हुआ, फिर सक्शन स्ट्रोक जैसे ही शुरू होता है, सक्शन स्ट्रोक जैसे ही शुरू होगा, फिर सिलेंडर के अंदर का प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, और जैसे ही सिलेंडर के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हुआ बाहर के कंपेयर में, फिर डिस्चार्ज वाल्व आपको क्लोज हो जाता है।
तो फ्रेंड ये आपका जो सक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व जो होता है वो स्प्रिंग लोडेड वाल्व होता है, ताकि टू इंश्योर प्रॉपर ऑपरेशन एंड प्रिवेंट द लीकेज। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट रहेगा आपका लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, कि आपका चूँकि आपका मूविंग पार्ट इन्वॉल्व रहता है, जैसे सिलेंडर और पिस्टन के बीच आपका क्या होता है, रिलेटिव मोशंस होता है, तो वहाँ पे बियर एंड टियर होने का चांस रहता है ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, बियर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद कूलिंग सिस्टम होता है। कूलिंग सिस्टम का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, जो कि आपका कंप्रेशन प्रोसेस होता है। कंप्रेशन प्रोसेस में हीट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तो उस हीट को रिलीज़ करने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसे आपका जैकेट कूलिंग हो गया या फिन्स वगैरह हो गया, उस हीट को रिलीज़ करना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो आपका कंप्रेसर का परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो जाता है, आपका वर्क डन भी उस कारण आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर को रिमूव करने के लिए हम लोग जैकेट कूलिंग, वाटर जैकेट कूलिंग का यूज़ करते हैं या फिन्स का हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है, 3 फेज इलेक्ट्रिक मोटर होता है। उस इलेक्ट्रिक मोटर से ही आपका क्रैंक शाफ्ट में रोटेटिंग मोशन आता है, उस पर रोटेटिंग मोशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट को कनेक्टिंग रॉड के थ्रू रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपका मेन कंपोनेंट्स ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। अब देखते हैं ये वर्किंग कैसे करता है। फ्रेंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है। तो फर्स्ट आपका आता है इसमें सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक क्या है, देखिए, एज द पिस्टन मूव अवे फ्रॉम द सिलेंडर हेड इट क्रिएट ए लो प्रेशर रीजन इनसाइड द सिलेंडर्स। पहला क्या होता है कि पिस्टन जो होता है वो सिलेंडर हेड से दूर जाता है, अवे जाता है। ठीक है, जैसे अवे जाएगा तो सिलेंडर के अंदर जो होता है आपका लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है ना। और लो प्रेशर जोन जैसे ही क्रिएट हुआ तो आपका सक्शन वाल्व में क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस मतलब किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक साइड में है और साइड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एक साइड में आपका सिलेंडर प्रेशर है। तो सक्शन वाल्व ओपन तभी होगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा फ्रेंड, सक्शन वाल्व ओपन होगा कब, जब सिलेंडर का प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, तो सक्शन वाल्व आपका ओपन हो जाता है। और सक्शन वाल्व क्या, स्प्रिंग लोडेड होता है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है कि आपका सक्शन वाल्व लिफ्ट कर जाता है। जैसे ही लिफ्ट करेगा तो इट अलाउ द एम्बिएंट एयर टू मूव इनटू द सिलेंडर, क्योंकि आपका बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर में आपका वैक्यूम है, लो प्रेशर रीजन है, तो एटमॉस्फेरिक एयर क्या होगा, फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर आपका सिलेंडर के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो पूरा सक्शन स्ट्रोक तक आपका एयर सिलेंडर के अंदर आता रहेगा। जैसे फ्रेंड आपको इस पिक्चर में देखिए, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका पिस्टन है, ये आपका सक्शन स्ट्रोक, ये मान लीजिए आपका डिस्चार्ज सक्शन वाल्व है, ये आपका डिस्चार्ज वाल्व है। मान लीजिए जब आपका पिस्टन इस पोजीशन पे था, 1 नंबर पे था, तो आपका सक्शन वाल्व एंड डिस्चार्ज वाल्व दोनों आपका क्लोज था। ठीक है, जैसे ये पिस्टन आपका 1 से 2 पोजीशन की ओर जाने लगा, तो अंदर में क्या होता है, आपका लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर रीजन हो जाता है। बाहर में आपका क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर में आपका क्या लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस आपका सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा। डिस्चार्ज वाल्व अभी आपका क्लोज ही है, सक्शन वाल्व आपका ओपन हो गया। सक्शन वाल्व ओपन जैसे ही हुआ तो यहाँ से आपका एटमॉस्फेरिक एयर अंदर में सक करना शुरू हो जाएगा, और जैसे आपका सक तब तक करता रहेगा जब तक ये पिस्टन आपका जो इंड पोजीशन, जैसे 2 आपका इंड पोजीशन है, इंड पोजीशन पे आ गया तो आपका सक्शन वाल्व सक्शन तब तक होता रहेगा। लेकिन अभी भी आपका सक्शन वाल्व ओपन ही रहेगा, ऐसा नहीं सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा। जैसे पिस्टन अपना इंड पोजीशन 2 पे आया, उस समय आपका जितना वॉल्यूम आप एयर सक करना इंटर करना था वो इंटर हो चुका है, लेकिन अभी भी आपका सक्शन वाल्व ओपन है। फ्रेंड्स सेकेंड है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। शुरू में आपका फर्स्ट सक्शन स्ट्रोक हुआ, मीन्स आपका सक्शन हुआ, एयर का सक्शन हुआ इनसाइड द सिलेंडर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक। देखिए अभी पिस्टन आपका 1 से 2 की तरफ जा रहा था, देखिए अब आपका पिस्टन अपना मोशन को रिवर्स करेगा। द पिस्टन रिवर्स इट्स मोशन एंड मूव टुवर्ड्स द सिलेंडर हेड। आपका ये सिलेंडर हेड है, अभी पिस्टन 1 से 2 की तरफ जा रहा था, अब पिस्टन 2 से 1 की तरफ आएगा। ठीक है, अब पिस्टन 2 से 1 की तरफ आएगा, तो देखिए क्या क्या होगा। जैसे ही पिस्टन 2 से 1 की तरफ आएगा, अब अंदर में जो आपका लो प्रेशर जोन था वो खत्म होना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे जैसे पिस्टन मान लिया हल्का सा मूव किया तो एयर का प्रेशर इंक्रीज होने लगा, स्लाइटली इंक्रीज हुआ। और जैसे ही एयर का प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इंक्रीज किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से,
आपका सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा। सक्शन वाल्व क्लोज कब हुआ? सक्शन वाल्व कंप्रेशन स्ट्रोक के समय क्लोज होता है। क्लोज कब हुआ? कि जब आपका पिस्टन मूव किया टुवर्ड्स द सिलेंडर हेड, थोड़ा सा मूव किया जैसे पिस्टन, आपका एयर का प्रेशर, जो ट्रैप्ड एयर का जो प्रेशर था वो इंक्रीज होने लगा थोड़ा सा। जैसे ही इंक्रीज हुआ, आपका अंदर का प्रेशर थोड़ा इंक्रीज किया, बाहर का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो थोड़ा कांस्टेंट है, तो जैसे आपका अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ा, सक्शन वाल्व आपका क्लोज हो जाएगा। तो सक्शन वाल्व आपका ओपन कब होगा? जब सिलेंडर के अंदर का प्रेशर, इनसाइड द प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा। जब सिलेंडर के इनसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जैसे ही ज़्यादा होगा, सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा। फंडा क्लियर? अभी आपका सक्शन वाल्व क्लोज होने लगा, पिस्टन और आपका मूव करने लगा। जैसे पिस्टन मूव करने लगा, द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड गैसेज इनसाइड द सिलेंडर डिक्रीज होने लगा। जैसे आपका वॉल्यूम डिक्रीज किया, द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड गैसेज इंक्रीज होने लगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि प्रेशर एंड द वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ द प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, इफ द वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका ट्रैप्ड गैसेस का वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। अभी इतना वॉल्यूम में आपका ट्रैप गैस था, जैसे जैसे पिस्टन इंक्रीज कर रहा है, आपका वॉल्यूम धीरे धीरे देखिए घट रहा है। जैसे जैसे वॉल्यूम आपका घटेगा, प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या हुआ कि अंदर का प्रेशर आपका धीरे 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 इंक्रीज होने लगा। फ्रेंड, थर्ड स्टेप है आपका डिस्चार्ज स्ट्रोक। डिस्चार्ज स्ट्रोक में देखिए क्या होता है कि when the pressure of the trapped gases inside the cylinder achieve the desired high pressure, the discharge valve open। देखिए डिस्चार्ज वाल्व आपका ओपन कब होगा, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे आपका सक्शन वाल्व तो एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड था, लेकिन डिस्चार्ज वाल्व जो है, ये आपका डिस्चार्ज वाल्व है। डिस्चार्ज वाल्व आपका कनेक्टेड है, बाहर में आपका डिस्चार्ज लाइन से कनेक्टेड है, मींस डिस्चार्ज लाइन से कनेक्टेड है या आपका रिसीवर टैंक से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका रिसीवर टैंक है, मान लीजिए आपका रिसीवर टैंक है, तो यहाँ से जो डिस्चार्ज लाइन है इससे आपका कनेक्टेड है। ठीक है, रिसीवर टैंक का प्रेशर मान लीजिए आपका 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये डिस्चार्ज वाल्व है। तो जैसे जैसे आपका कंप्रेशन स्ट्रोक में आपका प्रेशर जो था ट्रैप्ड गैसेस का या एयर का, वो इंक्रीज हो रहा था। अभी तक आपका डिस्चार्ज वाल्व क्लोज था। जैसे ही अंदर का प्रेशर, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपका ट्रैप्ड एयर का प्रेशर 5 kg या 5 kg से ज़्यादा अगर हो जाता है, ठीक है, 5 kg हो मतलब 5 kg मतलब क्या, रिसीवर टैंक का जितना प्रेशर है उतना प्रेशर अगर सिलेंडर के अंदर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो आपका डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज वाल्व ओपन कब होगा? जब सिलेंडर के अंदर का प्रेशर डिस्चार्ज लाइन के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा। और जैसे डिस्चार्ज वाल्व ओपन होगा तो द कंटिन्यूइंग मूवमेंट ऑफ द पिस्टन थ्रू आउट द कंप्रेस्ड एयर आउट ऑफ द सिलेंडर एंड इनटू द डिस्चार्ज लाइन और द रिसीवर टैंक। तो जैसे मान लिया कि पिस्टन आपका 3 नंबर पोजीशन पे आया, मान लीजिए कि पिस्टन आपका यहाँ पे आया, आपका 2 से 3 पे आया, तो आपका प्रेशर 5 kg पहुँच गया। मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि रिसीवर टैंक का प्रेशर 5 kg है। तो मान लीजिए कि आपका जैसे 2 से 3 पे आया, आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया। जैसे प्रेशर इंक्रीज हुआ, 5 kg पहुँच गया, तो आपका ये डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो गया। तो आपका 3 से 1 तक के मूवमेंट में आपका पूरा का पूरा कंप्रेस्ड एयर को बाहर निकाल देगा। और फोर्थ स्टेप है साइकिल कंटिन्यूएशन। देखिए, जब आपका पिस्टन मान लिया कि 1 पोजीशन पे आ गया तो आपका जो भी कंप्रेस्ड एयर था वो डिस्चार्ज हो गया, फिर आपका ये साइकिल रिपीट होने लगेगा। मीन्स फिर पिस्टन आपका 1 से 2 की ओर जाने लगेगा। जैसे ही 1 से 2 की ओर जाने लगा तो अंदर जो गैस प्रेशर जो अंदर में था सिलेंडर का, वो प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। और जैसे ही डिस्चार्ज लाइन के प्रेशर से इसका प्रेशर कम हुआ तो डिस्चार्ज वाल्व आपका क्लोज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज वाल्व का क्लोज कब होगा? जब प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर लोअर देन द डिस्चार्ज लाइन प्रेशर, बाहर का जो डिस्चार्ज लाइन प्रेशर है या रिसीवर टैंक का प्रेशर है, इससे जैसे ही प्रेशर आपका इनसाइड द सिलेंडर कम हुआ तो आपका डिस्चार्ज वाल्व क्लोज हो जाएगा।
ठीक है। फिर धीरे धीरे आपका क्या हुआ, प्रेशर और घटा, आपका पिस्टन क्या हुआ, थोड़ा सा और मूव किया 2 की तरफ, तो अंदर में प्रेशर आपका लो प्रेशर रीजन बना। जैसे लो प्रेशर जोन बना, आपका सक्शन वाल्व ओपन हो गया, सक्शन वाल्व ओपन हो गया, फिर आपका एयर सक किया, फिर आपका सक्शन स्ट्रोक हुआ, फिर जैसे 2 पे आया, फिर आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, फिर आपका डिस्चार्ज स्ट्रोक होगा। तो ये आपका साइकिल कंटिन्यूएशन होता हुआ चलेगा। तो इस प्रकार से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर वर्क करता है। तो फ्रेंड, अभी जो वर्किंग प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया, ये आपका सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का था। तो इससे सिंगल स्टेज में क्या होता है कि आपका जो एयर का जो डिस्चार्ज एयर जो आपको मिलेगा वो पल्सेटिंग नेचर का होगा, कि आपको सक्शन स्ट्रोक में आपको एयर नहीं मिलेगा, फिर डिस्चार्ज स्ट्रोक होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक एंड डिस्चार्ज स्ट्रोक में आपको एयर मिलेगा। तो रुक रुक के आपको एयर मिलेगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर आपको नहीं मिलेगा। तो इसको स्मूथ बनाने के लिए, कि आपको थोड़ा सा कंटिन्यूअस नेचर का बनाने के लिए सिलेंडर, इसमें हम लोग मल्टी सिलेंडर का यूज़ करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, 2, 3, 4, 5 सिलेंडर का यूज़ करके, ताकि आपका कंटिन्यूअस एयर आपको मिलता रहे। तो मल्टी स्टेज में क्या होता है कि आपको सक्शन हमेशा होता रहेगा, डिस्चार्ज भी आपको हमेशा होता रहेगा। जैसे मैं आपको डबल स्टेज का बताता हूँ। जैसे ये आपका मान लीजिए कि ये पिस्टन है, पिस्टन में आपका अगर डबल स्टेज रहेगा तो 2-2 सक्शन वाल्व रहेगा, 2-2 आपका डिस्चार्ज वाल्व रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि पिस्टन अगर आपका 1 से 2 की तरफ जा रहा था, तो ये सक्शन वाल्व आपका ओपन हुआ, तो यहाँ पे आपका सक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे जो एयर था इस पिस्टन के अपोजिट एंड में, इसका वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होगा। तो यहाँ जो एयर पहले से जो सक करके था, ये सक्शन वाल्व ओपन होने से, तो ये इसका प्रेशर बढ़ा, तो ये तो इस डिस्चार्ज वाल्व को ओपन होके आपका रिसीवर टैंक में भेज देगा, ठीक है। फिर जैसे ही आपका इस एंड में पहुंचा, ठीक है, इस एंड में पहुंचा, तो यहाँ पे आपका एयर सक किया, इस एंड में आपका एयर को डिस्चार्ज किया। फिर जैसे पिस्टन आपका इधर की ओर मूव करेगा, तो यहाँ जो एयर था ये आप सक करेगा, और यहाँ जो एयर जो ट्रैप हुआ था ये आपका डिस्चार्ज करेगा। तो आपका कंटिन्यूअस सक्शन, एवरी स्ट्रोक में आपका सक्शन हो रहा है एंड डिस्चार्ज हो रहा है, कोई आपका स्पेसिफिक सक्शन या डिस्चार्ज स्ट्रोक नहीं होगा। पिस्टन के हर मूवमेंट में आपका एक साइड में सक्शन हो रहा है, तो उसके अपोजिट एंड में डिस्चार्ज होगा, और फिर दूसरे एंड में सक्शन होगा, तो इस एंड में आपका डिस्चार्ज होगा। तो ये मेन बनाया जाता है कि ताकि आपका कंटिन्यूअस आप एयर का फ्लो मिले। एडवांटेजेस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है आपका हाई प्रेशर कैपेबिलिटी। देखिए, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज नोन फॉर लो फ्लो रेट बट हाई डिस्चार्ज प्रेशर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एक्सेल्स एट वेरी हाई डिस्चार्ज प्रेशर। ये वेरी हाई डिस्चार्ज प्रेशर प्रोड्यूसिंग करने में एक्सेल है। क्यों कि क्या होता है कि इसमें कंप्रेशन, प्रॉपर कंप्रेशन होता है, पिस्टन और सिलेंडर के बीच का वॉल्यूम डिक्रीज करके एयर के प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो इसमें आपका भले फ्लो रेट आपको कम मिलेगा बट प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए ये उस इंडस्ट्री में ज़्यादा इसका डिमांड है जहाँ पे हाई कंप्रेशन एयर का रिक्वायरमेंट है। जैसे आपका ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज़ होता है। थर्मल पावर प्लांट में जनरली आपका स्क्रू एयर कंप्रेसर का यूज़ होता है, और कहीं कहीं आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है आपका हाई एफिशिएंसी। देखिए, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का एफिशिएंसी हाई रहता है, स्पेशली कहाँ पे, जहाँ पे आपको हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट है और इंटरमिटेंट यूज़ है। स्पेशली जहाँ पे आपका इंटरमिटेंट यूज़ है और हाई प्रेशर का अगर आपका यूज़ है, उस केस में आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हाईली एफिशिएंट होता है, बिकॉज दे यूज़ वेरी स्मॉल एनर्जी टू प्रोड्यूस द हाई प्रेशर। फ्रेंड, थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं आपका वर्सेटिलिटी। देखिए, ये एकदम वर्सेटाइल है, दे कैन हैंडल ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर एंड द फ्लो रेट। आप इसमें फ्लो रेट को आप चेंज कर सकते हैं, प्रेशर को चेंज करके आप इसको मोर वर्सेटाइल बना सकते हैं। जहां भी जैसा भी इसको यूज़ करना है, लो प्रेशर में यूज़ करना है, हाई प्रेशर में यूज़ करना है, जहां आपको फ्लो रेट कम चाहिए, थोड़ा फ्लो रेट ज़्यादा चाहिए, वहां पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मोर वर्सेटाइल है एज कंपेयर टू द अदर कंप्रेसर। फ्रेंड, फोर्थ पॉइंट है आपका ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्गेविटी। देखिए, ये ड्यूरेबल ज़्यादा होता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स आर नोन फॉर देयर रोबस्ट कंस्ट्रक्शन। इसका जो कंस्ट्रक्शन जो होता है वो रोबस्ट होता है, मेकिंग देम ड्यूरेबल्स एंड रिलायबल विथ ए लॉन्ग सर्विस लाइफ। इसका सर्विस लाइफ बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलेटिवली लो इनिशियल कॉस्ट। देखिए, कंपेयर विथ other compressors like rotating screw compressors or the centrifugal compressors,
रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर्स का जो होता है वो इनिशियल कॉस्ट बहुत ही कम होता है। तो खास करके ऐसे बिजनेस में जहाँ पे आपका बजट कॉन्स्टेंट है, वहाँ पे ये अट्रैक्टिव ऑप्शन बनता है। वहाँ पे लोग क्या करता है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज़ कर लेता है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट होता है अदर कंप्रेसर के कंपेयर में आपका कम होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो फर्स्ट आता है आपका नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। देखिए नॉइज़ एंड वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स में। देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स जनरली प्रोड्यूस नॉइज़ ड्यूरिंग द ऑपरेशन बिकॉज ऑफ द पल्सेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन। देखिए आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जनरली नॉइज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है ऑपरेशन के समय, क्योंकि इसमें पिस्टन का जो पल्सेटिंग मोशंस होता है। आप अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के पास जाते हैं तो आपको ईयर प्लग लगा के जाना ही जाना है, नहीं तो आपका ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है। इसके साथ साथ ये वाइब्रेशन भी ज़्यादा क्रिएट करता है, इसलिए इसका जो फाउंडेशन जो होता है वो स्टडी फाउंडेशन बनाते हैं, कंक्रीट का फाउंडेशन होता है। इवन इसका सेपरेट फाउंडेशन बनाया जाता है, नहीं तो क्या करता है ये फाउंडेशन को ही डैमेज करता है पूरा वाइब्रेट करते करते। तो इसका बड़ा ये डिसएडवांटेज है कि नॉइज़ ज़्यादा करेगा और आपका वाइब्रेशन भी ज़्यादा करता है। सेकेंड है आपका ये इंटरमिटेंट फ्लो, पल्सेटिंग नेचर का होता है ये। देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जनरली आपका इंटरमिटेंट फ्लो होता है। तो दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल एप्लीकेशंस वेयर द स्टडी एंड द कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है, पल्सेटिंग नेचर का होता है, इंटरमिटेंट फ्लो देता है। तो उस कारण से क्या होता है कि आपको जहां पे कांस्टेंट एंड स्टडी फ्लो का रिक्वायरमेंट है वो वहां तो आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज ही नहीं हो पाएगा। तो इसको कंटिन्यूअस एंड पल्सेटिंग नेचर को आउट करने के लिए आप मल्टी सिलेंडर का यूज़ कर सकते हैं, या एयर रिसीवर टैंक इज ऑफन यूज करते हैं। थर्ड है आपका हीट जनरेशन। देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है वो हाई प्रेशर में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जहाँ जहाँ भी कंप्रेशन इन्वॉल्व होगा हीट जनरेशन होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो कि हाई प्रेशर कंप्रेशन इन्वॉल्व होता है इसमें, तो ज़्यादा हीट जनरेशन होता है। तो इसे देखिएगा कि एयर का जो आउटलेट टेम्परेचर होता है काफ़ी आपको ज़्यादा मिलेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है फ्रेंड, लुब्रिकेंट कैरी ओवर। जहाँ पे आप ऑयल इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, वहाँ पे आपका क्या देखिएगा कि मान लीजिए कि पिस्टन और सिलेंडर का मोशन हो रहा है, तो ऑयल कैरी ओवर ना करे कंप्रेस्ड एयर में। इसके लिए क्या होता है कि पिस्टन रिंग का यूज़ किया जाता है। पिस्टन रिंग क्या होता है कि वो आपका ऑयल को प्रिवेंट करता है और लीकेज को भी रोकता है। मान लीजिए कि पिस्टन का आपका रिंग्स जो है वो बियर कर गया, तो आपका एयर मिक्स हो सकता है आपका कंप्रेस्ड एयर के साथ, तो एयर को क्या करेगा, कंटामिनेट कर देगा। तो उसको बचाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है ताकि आपका एयर क्लीन एयर मिले, ऑयल फ्री एयर मिले, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका लोअर ड्यूटी साइकिल। इसका ड्यूटी साइकिल ही लो होता है। ड्यूटी साइकिल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि कितना टाइम तक आपका ये ऑपरेशन में रहता है, मीन्स कितना टाइम तक ये कंप्रेस्ड एयर दे रहा है। मान लीजिए कि आपका 1 घंटा आपने कंप्रेसर को चलाया और उसमें मान लीजिए कि आपका 30 मिनट तक ही ये कंप्रेस्ड एयर को प्रोवाइड किया, बाकी ये आपका अनलोडिंग ही चलता रहा, तो इसका 30% ड्यूटी साइकिल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आर जनरली डिजाइन फॉर द इंटरमिटेंट फ्लो के लिए, इसका 50% ड्यूटी साइकिल होता है और इस ड्यूटी साइकिल को आप इंक्रीज भी नहीं कर सकते। अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आपका ओवर हीटिंग का चांस बनेगा, प्रीमेच्योर फेल्योर भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपका साइजिंग का भी प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए कि आप पल्सेटिंग नेचर को फेज आउट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आपको कंटिन्यूअस एयर फ्लो मिले, तो आप डबल स्टेज कंप्रेसर का यूज़ कीजिएगा या मल्टी सिलेंडर कंप्रेसर का यूज़ कीजिएगा। और जैसे आप मल्टी पिस्टन सिलेंडर का यूज़ कीजिएगा तो आप देखिएगा उसका कंप्रेसर का साइज ही बड़ा हो जाएगा, तो आपको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्पेस ही एक्वायर कर लेगा। तो भी आपका एक प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको सेम फ्लो के लिए और सेम प्रेशर के लिए जहाँ पे आपका स्क्रू कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर बहुत ही कम स्पेस लेगा, उसके कंपेयर में आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ज़्यादा स्पेस एक्वायर करेगा, तो उसका साइज का भी प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉट एबल टू सेल्फ रेगुलेट। देखिए वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज दैट इट कैन नॉट सेल्फ रेगुलेट इट्स ऑन कैपेसिटी अगेंस्ट द गिवन आउटपुट प्रेशर। एक गिवन आउटपुट प्रेशर के अगेंस्ट में अपने कैपेसिटी को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाता है। मीन्स मान लीजिए कि आपको इतना ही प्रेशर चाहिए, इतना ही कंप्रेस्ड एयर चाहिए, तो ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। ये क्या करेगा, पूरा साइकिल को स्टॉप करेगा,
पूरा साइकिल को कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने से क्या होता है कि आपका क्या होता है कि आपको जितना प्रेशर चाहिए उससे ज़्यादा आपको प्रेशर मिलेगा। तो ये जब तक आपके इसको स्टॉप नहीं कीजिए, आप इसके लिए क्या होता है कि आपको खुद वॉच करना पड़ता है कि आपको इतना प्रेशर चाहिए, इतना प्रेशर मिल गया, आप इसको स्टॉप कर दीजिए। और एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो इशू रहता ही है। आप देखिएगा कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का जो आउटलेट कंप्रेस्ड एयर का आउटलेट प्रेशर टेम्परेचर दिखेगा बहुत ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू द अदर कंप्रेसर। क्योंकि इसमें हाई कंप्रेशन इन्वॉल्व होता है, तो इससे क्या हो जाता है कि जो कंप्रेस्ड एयर का जो टेम्परेचर आउटपुट टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी एक कंसर्न हो जाता है। तो ये आपका मेन क्या है कि डिसएडवांटेज ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में ओवरव्यू देखा कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर किस प्रकार से वर्क करता है, इसका क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो अगर कुछ भी अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप में लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेंबरशिप लीजिए, आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और उस पर मुझे आप मैसेज कीजिए। थैंक यू।